मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MS कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी, प्रश्न पत्र पंचम, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। प्रकरण चाणक्य का चरित्र चित्रण। प्राचीन भारत में शासक क्षत्रिय होता था और उसका मंत्री ब्राह्मण। राजपद वंश परंपरा अनुसार प्राप्त होता था और मंत्री पद अपने बुद्धि वैभव द्वारा। परंतु भारतीय इतिहास में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अनाचारी शासकों का विनाश कर नए न्यायप्रिय साम्राज्यों की स्थापना की थी। परंतु स्वयं ये सब कुछ करने के उपरांत अधिकार का मोह त्याग तपस्या करने चले गए थे। इन दोनों ब्राह्मणों में पहले थे पुराण पुरुष भगवान परशुराम और दूसरे थे अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, जो विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि कई नामों से जाने जाते रहे। चंद्रगुप्त नाटक का चाणक्य मगध का निवासी और उस युग में विश्वविख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक और अध्यापक है। यह उसका आरंभिक रूप है। वह ब्राह्मण है, अध्यापक है। उसके शिष्य उसके आज्ञाकारी और भक्त हैं। ब्राह्मण और अध्यापक होते हुए भी चाणक्य मात्र अध्यापन कार्य में ही रत न रहे, आर्यावर्त की राजनीति का गहरा पारखी और सूक्ष्म दृष्टा भी है। उसके यही दो गुणों से भविष्य में भारत का भाग्य विधाता बना देते हैं। वह भारत में एक शक्तिशाली अजय साम्राज्य की स्थापना कर उसकी बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य के सुदृढ़ हाथों में सौंप अंत में सब कुछ छोड़ तपस्या करने चला जाता है। उसका राजनीतिक अंत में उसके ब्राह्मण के सम्मुख पराजित हो मैदान छोड़कर भाग जाता है। यही चाणक्य को एक आदर्श ब्राह्मण के पद पर आसीन करा देता है। इसी कारण हम उसके व्यक्तित्व को एक अद्भुत और अद्वितीय व्यक्तित्व मानते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसा विलक्षण व्यक्ति दूसरा नहीं मिलता। चाणक्य राजनीति का और राजनीति में भी कूटनीति का विलक्षण खिलाड़ी है। इस नाटक में हम उसे आरंभ से अंत तक अपनी राष्ट्रहित कारणीय कूटनीति का व्यापक जाल फैलाते और उस जाल में फैला विरोधियों का समूल नाश करते देखते हैं। यह सारा खेल खेलता है मात्र राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए नहीं। वह निर्धन है परंतु अद्भुत मेधा का धनी है। यही मेधा उसकी एकमात्र निधि है और वह इसी की सहायता से मगध के अनाचारी शासक नंद का विनाश करता है। विश्व विजेता की ख्याति से विभूषित सिकंदर को मगध की ओर आगे बढ़ने से हतोत्साहित कर गण राज्यों को संगठित कर उसकी भारत से लौटती सेना पर ऐसी भयानक चोट करता है कि सिकंदर विश्व विजेता बनने का स्वप्न भूल जाता है। इसके उपरांत इसकी कूटनीति का केंद्र मगध बनता है। वह मगध में विद्रोह की भूमिका तैयार कर पर्वतेश्वर जैसे विलासी और लालची राजा को अपनी ओर मिला मगध सम्राट नंद की हत्या करवा चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर देता है। यहाँ तक उसकी कूटनीति का पहला चरण पूरा हो जाता है। इसके उपरांत वह मगध साम्राज्य को विस्तृत और सशक्त बनाने की योजना बनाता है। उस योजना तथा चंद्रगुप्त के विकास में बाधक तत्वों पर्वतेश्वर, कल्याणी, मालविका आदि को एक एक कर समाप्त कर देता है। चंद्रगुप्त की हत्यारों से रक्षा करता है। अंत में सिलूकस के आक्रमण का विरोध करने के लिए मगध से अंतर्ध्यान हो चुपचाप तक्षशिला जा पहुंचता है। वहां उसकी कूटनीति की सहायता से ही चंद्रगुप्त सिलूकस पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त को विवाह बंधन में आबद्ध कर और इसके माध्यम से भारतीय और ग्रीक दोनों साम्राज्यों को स्नेह बंधन में बांधकर भारतीय साम्राज्य को सुगठित, सुरक्षित और शक्तिशाली बना रंगमंच से इस प्रकार निश्चय भाव के साथ हट जाता है जैसे कोई बालक किसी खिलौने से खेलता खेलता अब ऊब चुका हो तथा उसे एक ओर फेंक हाथ झाड़ अपने घर चला जाता हो। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना ही चाणक्य को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की ओर चलने की प्रेरणा देता है। चाणक्य कूटनीति के ये खेल एक व्यापक उद्देश्य को सामने रखकर खेलता है, परंतु वह कूटनीति का एक खेल अपने स्वार्थ के लिए भी खेलता है। वह संभवतः आरंभ से ही इसी उद्देश्य को सामने रख राजनीति के क्षेत्र में उतरता है कि काम पूरा हो जाने पर वह इस जंजाल से मुक्त हो संन्यास धारण कर लेगा। वह जीवन में दो व्यक्तियों को सुखी और संपन्न देखना चाहता है, सुवासिनी और चंद्रगुप्त। सुवासिनी बाल सहचरी हैं, उसके प्रति चाणक्य के हृदय में स्नेह की कोमल भावना है, परंतु वह जानता है कि सुवासिनी और राक्षस एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राक्षस एक नीति कुशल मेधावी व्यक्ति है, नंद का समर्थक और अमात्य है। चाणक्य सोचता है कि उसके राजनीति रंगमंच से हट जाने पर राक्षस चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। इसलिए चाणक्य राक्षस को नंद से विमुख कर उसे सुवासिनी तथा प्रधानमंत्रित्व का दायित्व सौंप स्वयं रंगमंच से हट जाने की योजना बनाता है। इसके लिए पहली बार वह राक्षस को
राक्षस की मुद्रा हत्याकर राक्षस को ऐसे भयानक जाल में उलझा देता है कि राक्षस नंद का विरोधी बन जाता है। परंतु आगे चलकर जब राक्षस पुनः चाणक्य का विरोधी बनकर सेल्यूकस से जा मिलता है तो उसे रास्ते पर लाने के लिए चाणक्य सुवासिनी का उपयोग करता है। अंत में उसे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिल जाती है। राक्षस सुवासिनी का विवाह हो जाता है और राक्षस चाणक्य के स्थान पर चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। कूटनीति का क्रूर और निर्मम खिलाड़ी। राजनीति वैसे ही निर्मम और क्रूर होती है, और जब राजनीति को माध्यम बना कोई व्यक्ति किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे दया, माया, ममता, करुणा जैसी कोमल मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करनी पड़ती है। उसके सम्मुख एक निश्चित लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उसे क्रूर और निर्मम बनना पड़ता है। चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन नहीं। इसी कारण सिद्धि के लिए उसे क्रूर कर्मा बनना पड़ता है। वह चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए मालविका का बलिदान करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करता। इसी प्रकार कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर की हत्या और फिर स्वयं कल्याणी की आत्महत्या कर लेने पर वह निर्मम ब्राह्मण चंद्रगुप्त से कहता है, चंद्रगुप्त, आज तुम निष्कंटक हो। चाणक्य के इस वाक्य को सुन कोई भी व्यक्ति सिर उठेगा। चंद्रगुप्त भी आतंकित सा हो कह उठता है, गुरुदेव, इतनी क्रूरता। यह सुनकर चाणक्य जो उत्तर देता है वह राजनीति के असली रूप को उघाड़ कर हमारे सामने रख देता है। चाणक्य कहता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्ति को निष्ठुर और निर्मम बनना पड़ता है। इसी बिना महत्वाकांक्षा की पूर्ति असंभव है। वह चाणक्य की राजनीति का मूल मंत्र है, इसलिए उसे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए निर्मम और क्रूर बनना पड़ता है। कोमल प्राण महान आत्मा। चाणक्य उन लोगों के प्रति निर्मम रहता है जो उसकी सिद्धि के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो उसके सहायक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर लिए उसकी सहायता करते रहते हैं, उनके लिए चाणक्य के हृदय में असीम स्नेह का सागर लहराता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण द्रष्टव्य है। अलका आरंभ से ही राष्ट्र रक्षा के प्रयत्न में दीवानी बनी रहती है। सेल्यूकस के आक्रमण के समय वह पुनः सामने आकर नागरिकों की देश रक्षा के लिए उद्बोधन देने बाहर निकल पड़ती है। चाणक्य उसके इस रूप को देख मुग्ध है। आम्बिक भी बहन के इस रूप से प्रभावित हो आर्य समाज में सम्मिलित होने की आकांक्षा प्रकट करता है। उसकी बात सुन चाणक्य करुण विगलित हृदय से अलका की प्रशंसा करता हुआ आम्बिक से कहता है, यह मैं कैसे कहूँ, मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। वह भी तो इसी वंश की बालिका है, फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। चाणक्य के इस कथन में उसके हृदय में उद्वेलित ममता का अथाह गंभीर सागर अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है। कल्याणी और मालविका की मृत्यु पर रंच मात्र भी न पसीने वाले इस निर्मम ब्राह्मण के हृदय में अलका के प्रति कितने अगाध स्नेह की भावना भरी हुई है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। चाणक्य के इस कोमल, करुण, कलित, द्रवणशील रूप की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जब हम कूटनीतिक चाणक्य की क्रूरता और निर्ममता से साक्षात्कार करते हैं, यह कल्पना तक करना असंभव है कि इस निर्मम व्यक्ति के हृदय में भी स्नेह, ममता, दया जैसी कोमल भावनाओं को स्थान मिल सका होगा। यह व्यक्ति भी किसी से स्नेह करता होगा। चंद्रगुप्त के इस चाणक्य के हृदय में हमें ये भावनाएं मिलती हैं, लेकिन उन पर विवेक का अंकुश रहता है। सुवासिनी के प्रति उसके हृदय में स्नेह है, प्रणशीली स्नेह है। वह चाहता तो सुवासिनी को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता, परंतु वह जानता है कि सुवासिनी उससे प्रेम न कर राक्षस से प्रेम करती है। वह यह भी जानता है कि सुवासिनी राक्षस की जीवन संगिनी बनकर ही सुखी रह सकती है, क्योंकि राक्षस भी उससे अगाध प्रेम करता है। नाटक के अंतिम भाग में जब राक्षस सेल्यूकस से जा मिलता है तो सुवासिनी उसके इस देशद्रोही रूप से घृणा करने लगती है। चाणक्य के साथ वह अपने वार्तालाप में इस बात का संकेत देती है कि अब वह राक्षस से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, और यदि चाणक्य चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है। उस कोमल, भावना प्रवण क्षण में चाणक्य पहली बार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वह सुवासिनी से प्रेम करता है। वह कहता है, सुवासिनी, वह स्वप्न टूट गया। इस विजन वालों का सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भ्रूभंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ। सारे राष्ट्र की समृद्धि की धरोहर सौंपने वाला यह महामानव अपनी प्रिया के प्रेम से वंचित हो स्वयं को कंगाल समझता है। विधाता की यह कैसी विडंबना है। वह जानता है सुवासिनी राक्षस के साथ ही सुखी रह सकती है, क्योंकि उसने आरंभ से ही राक्षस से प्रेम किया है। इसलिए वह उसे समझाता हुआ कहता है, सुवासिनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ, और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असंभव है।
तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ, वही मेरे लिए अच्छा होगा। यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हों उसकी परवस्था क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य की सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी चाओ। यह चाणक्य का असली रूप है, एक महान मानव का रूप। वह श्रेय के लिए, सबके कल्याण के लिए अपने हृदय के स्नेहकुल भावना को बलिदान करने में भी संकोच नहीं करता। चाणक्य के चरित्र का ये पहला भाग समाप्त। उसके आगे का चरित्र चित्रण हम दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।